नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। पिछले 24 घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा और सहारनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और बिहार के नवादा में उन्होंने चुनावी रैलियों को संबोधित भी किया। और चुनाव आने के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार, इन पर या किसानों की इन पर चर्चा तो हो रही है, लेकिन इन पे जो सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, अब उसकी जगह सहारनपुर और नवादा की रैलियों से साफ पता चल गया कि अब मुसलमान, पाकिस्तान, भगवान राम, ये सब की एंट्री भी शुरू होगी। दरअसल प्रधानमंत्री की सहारनपुर की रैली को आपने देखा होगा। उन्होंने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र, जिसको कांग्रेस ने न्याय पत्र कहा है, उस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया सार्वजनिक तौर पर देते हुए रैली में कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र, उसका हर पन्ना ऐसा मालूम होता है कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है और वो बाकी जो बचा खुचा है उस पर वामपंथ की झलक है। तो दक्षिणपंथी पार्टी बीजेपी को माना जाता है और वैचारिक दृष्टि से वामपंथ और दक्षिणपंथ एक दूसरे के खिलाफ है। और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसको लेके मुस्लिम लीग से प्रधानमंत्री की तुलना क्या है। और जब प्रधानमंत्री नवादा पहुंचे तब उन्होंने भगवान श्री राम, रामलल्ला, मंदिर, रामनवमी पर बदला जरूर लीजिएगा, इस तरह की बातें उन्होंने की। उनके साथ साथ नीतीश कुमार भी थे, जो 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री करीब करीब है, कुछ समय को हटा दिया जाए तो पिछले 20 वर्षों से वो मुख्यमंत्री हैं। वो भी आज जो भी लड़का 8 साल 10 साल का रहा होगा, यानी आज 30 साल से नीचे का जो भी व्यक्ति बिहार का है, पुरुष, स्त्री, लड़कियां या लड़के, वो सारे जब से होश संभाला है तब से मुख्यमंत्री के तौर पे वो नीतीश कुमार को ही देख रहे हैं। बिहार की जो हालत आज है, उस सब के लिए नीतीश कुमार भले 2005 के पहले की बातें कहें, लेकिन दरअसल सारा का सारा जो जिम्मा अच्छा और बुरा दोनों का है, वो नीतीश कुमार पर है। आपको मालूम है कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में रोजगार की स्थिति क्या थी और वहां पर पलायन की स्थिति क्या थी, बिहार के लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार ने 2005 की घटनाओं को, इसके पहले का 15 साल का जो राज, लालू राज था, जिसको कि जंगल राज के तौर पर भी कहा जाता है विरोधियों के द्वारा, और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उस समय कानून और व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, टूट सी गई थी बिहार में। 1990 से 2005 के 15 साल के कार्यकाल को ही याद नीतीश कुमार दिखा रहे हैं, अपने 20 साल के कार्यकाल की भी बात कर रहे हैं। तो ये बिहार के लोग ही जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, किसानों की दृष्टि से नीतीश कुमार ने क्या काम किया। पहला, बहुत लोग ये मानते हैं कि नीतीश कुमार का जो पहला कार्यकाल था 2005 से लेकर 10 तक, उसमें उन्होंने आधारभूत बदलाव किए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि बिहार में जबरदस्त बदलाव 5 सालों में हुआ और उन्हीं 5 सालों में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू की उपाधि भी मिल गई। इसके बाद नीतीश कुमार के कदम पटना में ठहरते नहीं थे। उनकी इच्छा और महत्वाकांक्षा देश का प्रधानमंत्री बनने की हुई। आडवाणी जी की उम्र ज्यादा हो चुकी थी। 2009 में वो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एक बार पलटी मारी थी और 2024 के चुनाव से पहले फिर उन्होंने पलटी मारी थी। और उन्हें जब ये यकीन हुआ कि इंडिया गठबंधन बन जाएगा तो उनकी स्थिति दिल्ली के रास्ते में बढ़ सकती है, लेकिन कुछ बात नहीं बनी, तो वो वापस, अगर मुख्यमंत्री ही रहना है तो बीजेपी के साथ रहना है, ये करके वो वापस हुए। पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जो परिस्थितियां हैं, जो बिहार में बातें कही जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में बातें की रहे, दरअसल एक नैरेटिव ये सेट किया जाता है, पाकिस्तान, मुस्लिम लीग, भगवान श्री राम, ये सब की चर्चा चुनाव में, मैंने बहुत बार पहले कहा, अभी तो चुनाव शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन अब मुस्लिम लीग, मुसलमान, पाकिस्तान एंट्री
ले चुका है और 24 घंटे से, और आने वाले दिनों में ये और तेज होगा। तो पहली बात तो ये कि कांग्रेस के घोषणा पत्र या न्याय पत्र को जो मुस्लिम लीग के तौर पर मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र प्रधानमंत्री ने कहा, तो मैंने सोचा कि आपको देखिए जानकारी तो होनी चाहिए, आपको ये तो बता दूं कि मुसलमानों के लिए या माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा क्या गया है। कांग्रेस कुल 9 पॉइंट में बातें हैं, जिसमें पहला जो उनका पक्ष है वो ये कि स्वतंत्रता और समानता का अधिकार जो संविधान में है उसका आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी, अल्पसंख्यकों को जो मिला हुआ है। दूसरा यह है कि कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 29, 30 के तहत भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी, उन्हें बरकरार रखेगी। अल्पसंख्यकों को कहा गया, इसमें मुसलमान तो घोषणा पत्र में नहीं लिखा गया, लेकिन भारत में जब अल्पसंख्यकों की बात कही जाती है तो वो जैन, सिख, बौद्ध के लिए नहीं कही जाती है, वो माइनॉरिटी की बात कही जाती है तो वो मुसलमान। इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों, युवाओं को रोजगार, शिक्षा, सेवा, खेल में अवसर दिया जाएगा। मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप माइनॉरिटी के बच्चों को मिलती थी उच्च शिक्षा के लिए, विदेशों में शिक्षा के लिए, वो इस सरकार में बंद हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि वो मौलाना आज़ाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएगी। अल्पसंख्यकों को आसान ऋण प्रदान करने की नीति बनाएगी। कांग्रेस सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। खान पान, प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान पान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो। व्यक्तिगत संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने की, इसमें अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया जाएगा इसका थोड़ा जिक्र है। दूसरे पन्नों पर मैंने देखा तो जो जातिगत जनगणना की बात कही जा रही है, वो जातिगत जनगणना की मांग कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में की है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको समाज को बांटने वाला कहते हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि ओबीसी, एससी, एसटी का जो रिजर्वेशन 50% का कैप है उसको भी हटाया जाएगा। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि निजी शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण का प्रावधान नहीं है वो भी किया जाएगा सरकार आने। तो ये जो जाति और के हिसाब से बताया है और अल्पसंख्यकों को, इसी को लेकर के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम लीग का नाम लिया। और इसी तरह आज नेवादा में उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि जो पहले आंखें तरेरते थे आज आटे के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो वैसे भी आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के मुकाबले पाकिस्तान की स्थिति भिखारी की तरह ही है। हम जहां पहुंच चुके हैं या जहां गए हैं, मैं तो कहता हूं कि अगर एक बार को पाकिस्तान में आप जनमत करा के देखें तो वहां की बहुत बड़ी आबादी ये चाहती है कि वो हिंदुस्तान में ही रह गए होते तो ज़्यादा अच्छा था। जिस तरह का हिंदुस्तान का समाज है, जो हिंदुस्तान जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, सारी चीज़ें, तो पाकिस्तान तो कुछ है नहीं, लेकिन हर तरह से पाकिस्तान चुनाव में आना है, क्योंकि इस देश में पिछले कुछ वर्षों से राजनीति ऐसी हो रही है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगे, बीजेपी सरकार से सवाल पूछेंगे, या बीजेपी के खिलाफ कोई बात कहेंगे, या बीजेपी के खिलाफ जो राजनीतिक दल हैं, व्यक्ति भी और दल भी, पार्टी, संगठन जो भी है, अगर आप ऐसा करेंगे, उनके विरोध में खड़े रहेंगे, तो इसका मतलब कि आप मुसलमान परस्त हैं, आप मुसलमान के हितैषी हैं। सीधी सी बात है। अगर आपने कोई सवाल पूछा, आपने अगर उनके विरोधी दल में है, तो सबसे पहले तो आपको मुसलमान का हितैषी माना जाएगा। दूसरी बात, अगर आप मुसलमान हैं और विरोधी कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तानी भी कहा जा सकता है या पाकिस्तान परस्त कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप मुसलमान नहीं हैं और सवाल पूछते हैं और राजनीतिक दल के विरोध में हैं, तो आप मुसलमान परस्त हैं। ऐसा हो ही नहीं, मतलब आप पेंट कर दिए जाएंगे। तो इस देश में ऐसी नैरेटिव, ऐसी राजनीति हो रही है। राजनीति सकारात्मक दृष्टि से नहीं हो रही है। राजनीति में वोट मांगने के लिए आपको ये नहीं दिखाया जा रहा है कि आप हमारा 20 साल का काम देखिए और हमको वोट दीजिए। नहीं, आप 2005 के पहले का 15 साल का लालू का जंगल राज देखिए और तय कीजिए कि लालू के परिवार या उनकी पार्टी को आपको वोट देना है कि नहीं देना है। भले ही तेजस्वी यादव की उम्र 30 साल 32 साल हो, तेजस्वी भी तब पैदा नहीं हुए होंगे,
मतलब होश में नहीं रहे होंगे, उसके पहले ही लालू राबड़ी की सरकार जा चुकी थी। तो इसलिए होश में, मेरा कहने का मतलब इतनी क्षमता, सोच समझ नहीं विकसित हुई होगी, तब बिहार में लालू परिवार की सरकार जा चुकी थी। अब सवाल उठता है कि ये जो नैरेटिव, एक जमाना था जब लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश और बिहार में लंबे समय तक राज किया। तब वो क्या समीकरण, MY समीकरण की बहुत बात होती थी कि मुसलमान और यादव समीकरण के चलते इन लोगों ने राज किया, और बात बहुत हद तक सही है। हालांकि मुलायम सिंह को उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वो सहयोग समर्थन नहीं मिला जो लालू यादव को बिहार में मिला। बिहार में लालू यादव ने माइनॉरिटी के वोट्स पर एक छत्र राज किया। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या BSP ने भी अपने साथ जोड़े रखी, और एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का BSP के साथ भी समय समय पर रहा। इस बार भी चुनाव हो रहा है। मायावती ने अब तक घोषित सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश में दिए हैं। अखिलेश यादव ने सिर्फ 4 कैंडिडेट माइनॉरिटी के दिए हैं, मुसलमान के दिए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि बिहार में भी इसी तरह का 20 साल का काम की चर्चा तो कर रहे हैं नीतीश कुमार, उससे ज्यादा चर्चा 90 से 2005 की कर रहे हैं। यानी आपको डराया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है। धमकाया तो नहीं, लेकिन डराया जा रहा है उस समय के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून व्यवस्था के मामले में और संगठित अपराध और माफियाओं के खिलाफ, बहुत लोग कहते हैं एक तरफा, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा काम किया है जिससे आम जन भावना में लॉ एंड ऑर्डर और उस तरह की अराजकता या उस तरह का खौफ या डर संगठित अपराधों का नहीं है। उन्होंने खत्म किया है। इससे आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं इस सच्चाई को नहीं नकार सकता कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, संगठित अपराध और माफिया जो इधर आ गए वो भी हद में है, लक्ष्मण रेखा में, और जो उधर है उनका तो विनाश आपने देख ही लिया। तो सवाल यह है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में भी राजनीति को अगर कहा जाता है तो अपनी सरकारों की, ये एक फ्रंट को छोड़ दिया जाए तो अपनी सरकारों की विफलताओं सफलताओं की चर्चा से ज्यादा पुरानी सरकारों का डर दिखाया जाता है। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोगों से अगर आप बात करेंगे तो ऐसा नैरेटिव फैलाया गया है या बनाया जाता है कि अगर सरकार नहीं आई बीजेपी की तो फिर मुसलमानों का, यादवों का तो आपने देखा ही। तो खाली इस नैरेटिव से ये इस पर चुनाव को ज्यादा घुमाने की कोशिश की जाती है कि MY समीकरण फिर हावी हो जाएगा। आपने डर देखा है। एक मजेदार किस्सा आपको मैं बताता हूं, मजेदार किस्सा। कल एक व्यापारी मेरे पास मिल गए थे, मेरे एक जानने वाले थे, तो वो भी वहीं पर आ गए थे चाय की दुकान में लखनऊ में। तो मैंने उनसे, वो आए तो परिचय हुआ, तो उन्होंने, पत्रकार होने के नाते लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक नेता, सत्ताधारी दल के नेता के एक भाई ने, उन्होंने कहा कि मैंने जिस जमीन की रजिस्ट्री कराई थी उसी की रजिस्ट्री उन्होंने करा दी और वो बहुत ताकतवर है और इस तरह से है। तो मैंने कहा हो सकता है उनके भाई ने कराई हो, मंत्री को ना पता हो, और सत्ताधारी दल के वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं जानता हूं उनको ना पता हो, आप जाके उनसे मिलिए। कहे बड़ा डर लग रहा है, वहां पर जाना ठीक रहेगा कि नहीं। मैंने कहा जब किसी और के साथ जाइए और आप जाके खुद उनको बताइए, अगर इसके बाद नहीं है और वो आदमी के खिलाफ FIR आपको करना चाहिए। ऐसे जो आम तौर पर लोग चाय की दुकान पे चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। तो उन्होंने कहा आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। मैंने कहा मैं थोड़ा साफ गोई से बात करूं। मैंने कहा मेरी आपकी चाय की दुकान पर मुलाकात हो रही, मैं आपका कोई मसला जानता, मामला जानता नहीं, आप अपने तरीके से देखिए कर लीजिए, और मेरी कोई ऐसी जान पहचान भी नहीं है। तो मैंने कहा कि यार इस सरकार में भी ऐसा हो रहा है क्या। तो उन्होंने कहा कि इस सरकार में तो मतलब जमीनी लिखा ली है, अगर पीछे की सरकार रही होती तो जान भी मार सकते थे। तो मैंने उनको ये कहा, मतलब उन्हें इस बात का, अब आप सोचिए कि इसमें मैंने आपको ये किस्सा सुनाया तो इसमें मैसेज क्या है। उस आदमी की करोड़ों रुपए की जमीन किसी नेता ने और सत्ताधारी दल के नेता ने
या उनके भाई ने लिखा ली है, उनको मालूम है कि नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, पूरा केस नहीं मालूम, लेकिन वो आदमी जो ये कह रहा है कि मेरी जमीन जो मैंने रजिस्ट्री कराई थी वो नेताजी के भाई ने करा ली है, जब मैंने और फिर मैं उससे पूछ रहा हूं कि इस सरकार, तो वो ये नहीं कह रहा कि वो ये कह रहा है कि अगर दूसरी सरकार होती, पहले की सरकारें नहीं होती तो मेरा मर्डर भी हो जाता, अभी तो जमीन ही गई है। इस लेवल पर आदमी की सोच को पहुंचाया गया है, और वो संपन्न व्यक्ति थे जिनसे मैं मिला था। तो बात यही है कि वो मार्क्स कहते थे, जब आदमी को डर नहीं होता, जब तक आपको डराया नहीं जाता, तब तक आप उन चीजों के, जैसे धर्म, मार्क्स का कहना था कि धर्म, आपको ये डराया जाता है कि आप मंगलवार को ये मत कीजिएगा, बृहस्पतिवार को ये नहीं कीजिएगा, इससे नुकसान हो जाएगा। फायदा क्या होगा, फायदा किन चीजों से होगा वो अलग बात है, लेकिन आप ये नहीं करना है क्योंकि इससे नुकसान हो जाएगा, फायदा की बात अलग है। तो सवाल यही है कि इस समय भारत की राजनीति में चुनावी जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो नुकसान हो जाएगा। फायदा क्या होगा इसको छोड़ दीजिए, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। इस पर पाकिस्तान की, मुसलमान की एंट्री हो चुकी है। आने वाले दिनों में ये और तेजी से बढ़ते हुए आगे बढ़ेगा, और जिस तरीके से अभी पहले चरण का चुनाव है, अंतिम चरण तक जाते जाते, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तथा कथित सेकुलर पार्टियों ने भी लंबे समय तक माइनॉरिटी को यही डरा करके वोट लिया, मुसलमानों का, कि हमको दो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। और आज वही नैरेटिव बदल करके बीजेपी ने हिंदुओं में इस तरह की भावना डेवलप की कि अगर हमको नहीं दोगे तो दूसरे आएंगे, तब उत्पात होगा। तो अब सवाल यह है कि अब माइनॉरिटी को फुटबॉल की तरह, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर सेकुलर पार्टीज ने ऐसा बना दिया, उनके वोट लेते गए कि बीजेपी ना आ जाए। अब बीजेपी माइनॉरिटी को छोड़िए, मेजॉरिटी को देकर के कह रही है कि आप हम, मतलब नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अगर आप हमको नहीं दिए तो फिर उत्पाती आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दोनों रैलियों में उन्होंने चूंकि सहारनपुर में मुस्लिम वोट्स की संख्या ज़्यादा है और वहाँ पर 2019 में बीजेपी को जीत नहीं मिली थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेकुलरिज्म को, छद्म धर्मनिरपेक्षता को भी आड़ो हाथ लेते हुए रैली में कहा कि हमारी जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, वो सारे धर्म के लोगों को, सारी जाति, मतलब उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है, हमारे शासन में कोई भेदभाव नहीं हुआ। ये बिल्कुल सच बात है कि मुसलमानों को भी उतना ही राशन मिला, मुसलमानों को भी उतनी ही चीज़ें मिली जितनी हिंदुओं को मिली, या जात के हिसाब से भी सबको मिली। देखिए फ़र्क होता है, बात आपके खाने, या इसको आप ऐसे समझिए कि एक परिवार का मुखिया, जैसे मान लीजिए मैं एक परिवार का मुखिया हूं और मैं अपने भतीजे और भांजे को भी अपने साथ, अपने बेटे के साथ रखता हूं। जो खाना बनता है मेरे घर में वो मेरा बेटा भी खाता है और मेरा भतीजा भी खाता है। त्योहार के मौके पर मैं अपने बेटे के लिए भी कुछ लाऊं, अपने भतीजे के लिए और भांजे के लिए भी उसी तरह की चीज़ ले आऊं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं भतीजे और भांजे को अपने बेटे से अलग नहीं मानता हूं। क्या इसी से भतीजों और भांजों को ये लगने लगेगा कि मैं उनको अपने बेटे के बराबर मानता हूं? तो इसी तरह से मेरा बेटा अगर समय समय पर भांजे और भतीजों को एहसास कराए कि वो उसके घर में रह रहे हैं, तो उसको तमाम भोजन देने के बाद, तमाम कपड़े एक तरह के देने के बावजूद भी उसके अंदर एक भावना होगी कि ये ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है। कहने को तो मैंने घर में रखा है, खाना भी सब, पोशाक भी सब, लेकिन अगर उन्हें समय समय पर एहसास होगा तो एक जो परस्पर विश्वास का और जो एक सोसाइटी को जोड़ के रखने का, परिवार को जोड़ के रखने का, उन सारे बच्चों को जोड़ के रखने का जो मामला है, उसमें विश्वास में कमी आएगी और संदेह की नज़रों से देखा जाएगा, बजाय इसके कि वो बच्चे मेरे घर में रहेंगे और सब कुछ
सामान्य चलता रहेगा, लेकिन उनके अंदर की उस भावना को निकाल पाना बहुत मुश्किल है। और इसके लिए पहल मेरी तरफ से होनी चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए जिनमें ऐसा हो। क्या आपको लगता है देश में माइनॉरिटी को लेकर के जो नैरेटिव, जो बातचीत की जा रही है, वो सब सहूलियतों को हिंदू इतना मिलने के बराबर ही उनके अंदर वही भावना है? इस पर विचार कीजिएगा। मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार।